ये रेजीम चेंज ऑपरेशन है जी, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, शेख हसीना को आ गया पसीना, उसी तरह नरेंद्र मोदी ये जो है पतलून लुंगी ढीली हो गई। यदि विदेशी भी हस्तक्षेप कर रहे थे तो तभी कर पाएंगे ना जब आप में कोई कमी है। राम राज्य की जगह रावण राज्य दिया नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार कहते हैं ना योगी और मोदी, ना 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 ना, डबल इंजन सरकार तो एक ही है। और इन्होंने ये निर्णय लिया, ये इंटेलिजेंस फेलियर था बहुत बड़ा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, वहां वही आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर आता है जिस बेचारे को घोड़ा बंगला गाड़ी नसीब नहीं होता है, अच्छे काडर, वही जाता है जो या तो अपने काडर से दुखी है या तो अपने चीफ मिनिस्टर से दुखी है। राहुल गांधी ने जब प्रोटेस्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाद, तो इससे भय हो गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को। राहुल गांधी का भय रहता। हमारे यहाँ तो योद्धा जो है, जो आईटी के योद्धा हैं, शिक्षा नहीं जानते, वो शिक्षा की नीतियां लिख रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह जो है, संधू की औकात है कि भूखे भेड़िया की तरह पब्लिसिटी के लिए भागते थे। और इन्हीं के एक जूनियर ने बोला कि कोई दिमाग की बात करो तो उनकी आंखें नाचने लगती। दिल्ली पुलिस के ही बंदे ने मुझसे कहा, वो आईपीएस नहीं है बेचारा, बड़ा जूनियर है, उसने मुझे कहा कि देखिए साहब, दिल्ली पुलिस में 90,000 लोग हैं मोटा मोटी, नोटोरियसली करप्ट है। मतलब दिल्ली पुलिस तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कब्जा, हफ्ता वसूली, यही सब करती है। इसीलिए सब लोग दिल्ली पुलिस में रहना चाहते हैं। लोग परेशान हैं इस सरकार से, जनता परेशान है इस सरकार से। विकास दिव्य कीर्ति जैसे कोचिंग चलाने वाले सबको जो है झूठे वादे जो है बेच के, सपनों के सौदागर, और फिर ज्ञान पाद रहे हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं, ये सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। और सबके बच्चे देखें, धर्मेंद्र प्रधान की खुद की लड़की फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में, लिंक देख लें लोग, फेसबुक पे फोटो है जो है उनके, उस पे टिप्पणी हुई। भाई सबके बच्चे, पीयूष गोयल का बच्चा किधर है? जी बिल्कुल ठीक, पिजन चेस्टेड मिजेट का, कबूतर की छाती वाला बौना, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, ध्रुव जयशंकर इधर है। किसी का स्किन इन द गेम नहीं है। अभिषेक सिंह का बच्चा, विनेश जोशी का बच्चा थोड़ी नीट लिखेगा। ये तो छोटे लोगों के लिए है, टू टियर। तो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है, और तो आपको अफसर भी चाहिए जो चाटू और फट्टू है। तो सिस्टम सड़ चुका है। और जैसे इंदिरा गांधी ने चलाई थी इमरजेंसी 1975 से 1977, मोदी ने भी चलाई है एक इमरजेंसी, सॉफ्ट इमरजेंसी, इनकम टैक्स का खौफ दिखा के, सीबीआई का खौफ दिखा के, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का खौफ दिखा के। कॉकरोच जनता पार्टी के भारत भर में हुए प्रदर्शन के बाद घुटनों पे आई मोदी सरकार। बहुत सारे बिंदु प्रदर्शन क्यों हुए, और इन प्रदर्शनों के बाद एक लाइन, हमारे यहां इस्तीफे नहीं होते, उस पे पानी फेर दिया कॉकरोचेस ने। पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, प्रदर्शन क्यों हुए। फेयर ऑब्जर्वर के प्रधान संपादक अतुल सिंह हमारे साथ है। सर बहुत स्वागत, और जानेंगे आपसे तासुरात के क्या है। वाशिंगटन डीसी में आप हैं, और वहां क्या चल रहा है, और ये प्रदर्शन क्यों हुए, आपकी जो दृष्टि है वो इस पे क्या कहती है? भाई मेरे नमस्कार हैं। नमस्कार। तो मैं तो अमेरिका बैठा हूं, जी सर। लेकिन मेरे कुछ पुराने विद्यार्थी, मैं आईआईटी गांधीनगर में प्रोफेसर था, और मेरे कुछ पुराने विद्यार्थी जो कि, ध्यान करें, जो कि भाजपा के लिए काम करते थे पिछले चुनाव में, वो गए थे, और उनपे हो गई टियर गैस का वार। और उनमें से एक आध ऐसे डंडे खाए कि एक घर आके लेटा हुआ है, और वो उल्टा भी नहीं लेट पा रहा है, वो पीठ के, अरे मुंह के बल लेटा हुआ है, क्योंकि उसको पिछवाड़े पे ऐसी मार पड़ी कि वो न बैठ सकता है न लेट सकता है, पीठ भी दुख रही है, पिछवाड़ा भी दुख रहा है। तो ऐसा लेटा हुआ है, और उसकी सिकाई कर रहे हैं उसके मित्रगण और परिवारगण। तो ये तो हाल हुआ है भाजपा के समर्थक का, पुराने समर्थक का।
ठीक है। तो और मेरे एक विद्यार्थी ने व्हाट्सएप पे लिखा, मोदी इज इम्पर्वियस, डेफ एंड पावर ड्रंक, कि मतलब वो बहरे हैं, इम्पर्वियस है, मतलब उसको कुछ सुनाई नहीं देता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, बहरे हैं और सत्ता में मदमस्त हैं। वो, हाँ, वो अवार्ड बस ढूंढ रहे हैं किसी अगले देश से, वो भी किसी छोटे देश से, और उसके लिए आईएफएस ऑफिसर लॉबी कर रहे होंगे इंडियन फॉरेन सर्विस के, और बोला कि ये महामानव राष्ट्र का सर्वनाश कर रहा है। ये भाजपा की कैंपेन करने वाला बालक बोल रहा है। तो मैं दर्शकों से कहना बस ये चाहता हूं कि मैं संपर्क में हूं, मैं युवा लोगों से संपर्क में हूं जो मुझे फोन करके बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो मैं इतना भी अनभिज्ञ नहीं हूं। और हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो एम्बेसडर थे यहाँ, मैं उनको जानता हूं, तरनजीत सिंह संधू। और जो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हैं अनुराग कुमार, वो भी वॉशिंगटन डीसी में थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे, मैं उनको भी जानता हूं। मैं इतना कहूंगा कि मैं उनसे कम अनभिज्ञ हूं। मैं शर्त लगा सकता हूं कि वो नहीं बात कर रहे प्रदर्शकों से। तो मेरा जो है, मैंने इस पे बड़ा रिसर्च किया भाई, बहुत जम के रिसर्च किया। मेरे मतलब 20 पन्नों के नोट हैं। तो मैं मतलब प्रदीप भाई, तुम तो जानते हो मैं कितने दिनों से जुटा हुआ हूँ, बिल्कुल। कितना शोध कर रहा हूँ इस पे। तो जी सर। क्या हुआ ये तो कहना बड़ा आसान है, सबको पता है भाई। प्रदर्शन हुए, सोनम वांगचुक ने अनशन किया, सोनम वांगचुक को ये उठा के ले गए जबरदस्ती उनको अस्पताल, वहां जो है उनको बचाने के लिए ले गए दिल्ली कोर्ट के ऑर्डर पे। उसके बाद लोग और बौरा गए, पुलिस कमिश्नर इन्होंने बदल डाला, आईबी से उठा के अनुराग को ले आए। अनुराग बेचारा दिल के बोझ का मारा इंटेलिजेंस ब्यूरो से जेम्स बॉन्ड गिरी करते करते वो क्राउड कंट्रोल उसको डाल दिया। तो ये सब तो डिटेल श्मीटेल है, वो इस पे बात करेंगे, लेकिन यथार्थ ये है कि ये क्यों हुआ, जी आखिर क्यों। वो आता था ना विज्ञापन, आखिर क्यों बेहतर है पता नहीं क्या यूरोस्टार टेलीविजन, ये जो भी था हमारे जमाने में, हम तो बुढ़ा गए, टकले हो गए। जी। तो सर वो एक ये भी लाइन चल रही है कि ये आंदोलन जो अमेरिका से फंडेड था, मुझे एक नहीं मिले वो भाई, बोले कि कोई बोले चीन से फंडेड था, तो मैंने नहीं कहा नहीं भाई, 12,000 अगर, किलोमीटर की दूरी है दोनों में, किससे था, अरे पहले भाई, एक देश का नाम बताओ। भाई तो जब कह ही रहे हो तो एक शीजू वर्गीस है जी मेरे मित्र, वो लंदन में रहते हैं, मलयाली हैं और अंग्रेजी नहीं बोलते, जी ठीक है। तो पता नहीं उनको समझ में भी क्या आ रहा है, दर्शक क्या बोल रहे हैं, लेकिन बाबूजी बोले कि टेररिस्ट, लेफ्टिस्ट और अनार्किस्ट, पहला तर्क, ये टेररिस्ट, लेफ्टिस्ट और अनार्किस्ट की साजिश है। ये साजिश है भारत के खिलाफ। ठीक, चलिए अच्छा, बड़े लोग बड़ी बातें। दूसरा उन्होंने कहा फॉरेन एक्टर्स इन्वॉल्व हैं जी, ओ जी। कैसे? जैसे अरे जॉर्ज सोरोस की एक टांग कब्र में है, लेकिन वो अब भी जो है भूत की तरह प्रकट हो गया सबके लिए। जॉर्ज सोरोस जी ने मिले अभिजीत दीपके से, चलो मान लिया मिल भी लिए, तो भी जॉर्ज सोरोस थोड़ी बैठे हैं वहां। खैर, तो एक दूसरा तर्क यह है कि भाई फॉरेन एक्टर इन्वॉल्व है, हो सकता है सीआईए भी इन्वॉल्व हो सकता है चाइनीज इंटेलिजेंस भी इन्वॉल्व हो, दोनों मिल गए हो। तीसरा पॉइंट ये है कि ये रेजीम चेंज ऑपरेशन है जी, जैसे बांग्लादेश में हुआ, जैसे नेपाल में हुआ, शेख हसीना को आ गया पसीना, उसी तरह नरेंद्र मोदी ये जो है पतलून लुंगी ढीली हो गई, और जो है ये रेजीम चेंज ऑपरेशन है, क्योंकि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी है। विदेशी ताकतें चाहते हैं कि ये राष्ट्रवादी ताकत कमजोर हो और भारत कमजोर रहे, और फिर वो भारत को अपने अंगूठे के नीचे रखेंगे। देखिए साहब, कथा कहानी बहुत सुनी है,
चारण भाट बहुत हैं और रहेंगे। यथार्थ यह है कि यदि विदेशी भी हस्तक्षेप कर रहे थे तो तभी कर पाएंगे ना जब आप में कोई कमी है। जब आपके घर में विभीषण है ना तभी तो लंका ढहेगी। तो और विभीषण कब होता है? विभीषण आपके यहां तब होता है जब आप अन्याय करते हैं और घोर अन्याय करते हैं। भाई राम के तो चारों भाई साथ थे ना, सौतेले भाई भी साथ थे। राम के साथ भरत भी था, चरण पादुका जो है उनकी पूजता था। 14 साल वो वनवास में थे तब भी भरत पूज रहा था उनकी चरण पादुका, उनके नाम पे राज्य करता था। लक्ष्मण उनके साथ ही हो लिया बेचारा, संजीवनी बूटी की आवश्यकता हुई लक्ष्मण को। शत्रुघ्न भरत के साथ रहा। तो चारों भाई बंदी मुट्ठी लाख की। रावण इतना अन्यायी था, वो बाली की तरह था। जिस तरह बाली अपने भाई की ही बीवी को उठा लिया, सुग्रीव की बीवी को उठा लिया, तो बाली और सुग्रीव में नहीं बनी और उस विभाजन की वजह से राम जी थे और रावण और विभीषण की नहीं बनी। इस कारणवश सोने की लंका ढह गई। तो अगर ये कह रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, राग अलाप रहे हैं कि अरे जीओजी टेररिस्ट लेफ्टिस्ट एनार्किस्ट ओए दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी बोल सॉरी, अगर ये बोल रहे हैं फॉरेन एक्टर होए, रेजिम चेंज ऑपरेशन होए, तो प्रश्न ये होगा कि आईने में जाके देखिए और पूछिए कि आप राम हैं कि रावण हैं। परिवार को एक क्यों नहीं कर पाए नरेंद्र मोदी हैं? आप हैं और आपके साथ कुंभकर्ण है, आपका अमित शाह, बाकी कौन है? तो सवाल उठता है कि ये क्यों हुआ। मैंने संक्षिप्त में कह ही दिया है कि भाई राम राज्य की जगह रावण राज्य दिया नरेंद्र मोदी ने। ये आपने मेटाफर दिया है, पर मैं जानना चाहूंगा एक्चुअल में क्यों। जी अच्छा, देखिए पहली चीज तो यह है कि पहले इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया। इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को खड़े होने दिया। इन्होंने कहा कि भैया यूथ जो है आएगा, यूथ तो कोचिंग वोचिंग करता है, लोना पोला है, नरम है, ये सोशल मीडिया की पार्टी है, इंस्टाग्राम वाले बच्चे हैं, ये थोड़ा बहुत जो है प्रदर्शन करके, मतलब लेट ऑफ स्टीम कहते हैं ना अंग्रेजी में, इनकी हवा निकल आएगी, प्रेशर कुकर की सीटी बच जाएगी। इन्होंने डराने धमकाने की भी कोशिश की थी। भाई पिटाई हुई थी ना अभिजीत की, जयपुर में ही हुई थी। हाँ, थप्पड़ पड़ा था, मुझे याद है जी। तो भाई इन्होंने सोचा कि सब चंगा है जी, मतलब मारपीट के सब सही कर लेंगे। तो पहले तो अंडर एस्टिमेट किया, पहले सीजेपी को पनपने दिया। अगर गुंडई करनी थी तो पहले ही सबको बंद कर देते। हाँ बिल्कुल, भीड़ इकट्ठा होने के पहले, वो तो किया नहीं। एक भाजपा के नेता का ये सोच ये है कि ये डिस्ट्रैक्शन था डीलिमिटेशन से। चूंकि डीलिमिटेशन बिल सरकार के एजेंडा पे है, इस कारणवश भाजपा चाहती थी कि अच्छा ये सीजेपी प्रोटेस्ट होंगे तो ध्यान नहीं जाएगा डीलिमिटेशन पे। अच्छा, डीलिमिटेशन क्यों खतरनाक है? इस कारण, इस डीलिमिटेशन की वजह से साउथ इंडिया भाजपा से नाराज है, आग बबूली है। साउथ इंडियंस का कहना ही है कि भाई हम टैक्स देते हैं, हम नॉर्थ इंडिया को सब्सिडाइज करते हैं, हम परमानेंट ऑपोजिशन में हैं। भाई तमिलनाडु का आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। ये एक तमिल नेता ने मुझसे बात कही, प्रधानमंत्री और नहीं कहा आज तक नहीं हुआ भाई प्रधानमंत्री। कर्नाटक से जरूर हुए, आंध्र से हुए, आंध्र से नरसिंह राव हो गए, कर्नाटक से देवेगौड़ा हो गए। 4 दिन की रात चांदनी थी उनकी बात, अंधेरी रात। बिल्कुल सर। लेकिन केरल और तमिलनाडु से तो कभी कोई नहीं बना है, कभी कोई पहुंच नहीं पाया गद्दी पे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो परमानेंट ऑपोजिशन में हैं और हम और मार्जिनलाइज हो जाएंगे। हम तो भाई हमेशा वनवास और अज्ञातवास में रहते हैं, और हमको घने गहरे जंगल में भेज दोगे डीलिमिटेशन के बाद।
तो गब्बर का डायलॉग था ना, तेरा क्या होगा कालिए, तो उन्होंने कहा मेरा क्या होगा कालिए। तेरा क्या होगा कालिए, बोले तेरा क्या मेरा क्या होगा कालिए, हम काले है तो क्या हुआ, दिल वाले हैं, दिल हम वाले तेरे हैं। तेरे तेरे चाहने वाले हैं। तो तो सीजेपी एक तरह का डिस्ट्रैक्शन था भाजपा के लिए। ये अब ये इसमें कितना तथ्य है ये नहीं पता, लेकिन अगर ये बात सुलग रही है तो मेरे जो सीआईए के मित्र हैं क्या कहते हैं कि कभी कभी क्या है, परसेप्शन ही रियलिटी हो जाती है। मान लीजिए सिर्फ अफवाह है, ये परसेप्शन है, लेकिन अगर 100 लोग ये मानने लगे तो उन 100 लोगों के लिए यही यथार्थ है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ी गहन बात है। फिर तीसरा पॉइंट यह हुआ कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो डबल इंजन सरकार है, डबल इंजन सरकार कहते हैं ना योगी और मोदी, ना 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 ना, डबल इंजन सरकार तो एक ही है। एक जर्मन डिप्लोमैट ने कहा था जब ये 2014 में जीते थे, कि बोले थे कि वन मैन गवर्नमेंट टू मैन पार्टी। उसके बाद जब अमित शाह आगे बोले अब इट्स अ प्रॉपर टू मैन पार्टी, डबल इंजन सरकार। ये जर्मन डिप्लोमैट मुझे बोला। तो उसने बोला कि भाई है, भाई ये डबल इंजन सरकार है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि डबल इंजन सरकार का ये था कि यही सर्वे सर्वा है, इनके चंगू पंगू सब चला रहे हैं। 4 ठो आईएएस, 5 ठो, 3 ठो आईएफएस, 5 ठो आईपीएस, और इन्होंने ये निर्णय लिया। ये इंटेलिजेंस फेलियर था बहुत बड़ा, इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही। इंटेलिजेंस ब्यूरो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, वहां वही आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस का अफसर आता है जिस बेचारे को घोड़ा घोड़ा बंगला गाड़ी नसीब नहीं होता है अच्छे काडर में। वही जाता है जो या तो अपने काडर से दुखी है या तो अपने चीफ मिनिस्टर से दुखी है। डंकी सबको पता पोस्टिंग है। मिल रही है तो ठंड में मतलब लग जाता है, हमारे यहाँ पे कहावत ये है ठंड। बेचारे नागालैंड काडर में पड़े हुए हैं वनवास और अज्ञातवास में, कहते हैं बिटिया को संस्कृति स्कूल में पढ़ा लेंगे। ठीक, तो आईबी आईबी और आईबी का ये निष्कर्ष था, या इन लोगों को, इन सरकार का, डबल इंजन सरकार का, मोदी और शाह भाई, दो भाई, हम ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे शोले वाले। तो इन्होंने कहा कि भाई ऑपोजिशन पार्टी, मेन ऑपोजिशन पार्टी यूथ कॉकरोच मूवमेंट ज्वाइन नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसका नुकसान है, ये नई पार्टी है, उनके वोट लेगी। और इनका ये भी अनुमान था कि कॉकरोच जनता पार्टी तो ऐसे ही सोशल मीडिया की पार्टी है, ये आम आदमी पार्टी को कमजोर करेगी, कांग्रेस को भी कमजोर करेगी। नई पार्टी उभर के आएगी तो और ऑपोजिशन छितराया आएगा, और जितना छितराएगा उतना भाजपा के लिए अच्छा है। ये लोग कहते हैं कि इनकी सोच थी। हो ना हो, परसेप्शन इज रियलिटी, बहुत लोगों में ये मानना है। ठीक, चलें, ये भी कह लेते हैं। पांचवी चीज, इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर रहे हैं, तो पांचवी चीज, राहुल गांधी ने जब प्रोटेस्ट कर दिया प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस के बाद, तो इससे भय हो गया नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों को। राहुल गांधी का भय रहता है, उसके पहले भी सोनम वांगचुक को उठाया, चलो ठीक है, उसके बाद भीड़ का खुमार बढ़ा, चलो ठीक है, वो सब झेल आते। लेकिन एक दफे ऑपोजिशन कूद पड़ी मैदान में, अखिलेश यादव भी कूद पड़ा, और ये धरने होने लगे। मुंबई में हुए, नासिक में हुए, पटना में हुए। पटना में तो एके चला दी भाई। बिहार में पता नहीं पटना में चलाई कि नहीं, बट बिहार में एक सिपाही ने एके चलाई, वो सस्पेंडेड है। ठीक है, देख लें लोग। ठीक, और इलाहाबाद में तो अर्थी निकाल दी नरेंद्र मोदी की विद्यार्थियों ने, लोग भूल जा रहे हैं। इलाहाबाद में तो कांड हो गया ना। मतलब ये तो किसी प्रधानमंत्री के साथ नहीं हुआ। मैं देख रहा हूं, मैं अपने नोट्स देख रहा हूं। इस प्रोटेस्ट में जो हुआ तो है मोदी जी के एक चित्रों मिनट के एक साथ। मिनट एक मिनट, हाँ ये बहुत बड़ी बात है। और दिल्ली में जो हुआ सो हुआ, तो उससे क्या हुआ है ना कि उससे क्या हुआ कि थोड़ी कपकपी मच गई सरकार में। तो बोलें बोलें, आप बोलें अपना मैं यही कहना चाह रहा हूँ पॉइंट कि सर आपका था। ऐसा पहले प्रधानमंत्री
रहे, जिनके चित्रों के साथ, जिनके साथ नारे ऐसे जो अपशब्द, ऐसे पारिवारिक रिश्ते जोड़ने वाले अपशब्द थे। नहीं देखें, अपशब्द तो खूब हुए हैं, देख लें, हमारे हमारे व्यूअर भी देख लें, एक आध अश्लील बिल्कुल। भाषा है, उनको उनको बुरा लगेगा, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं, हम बस दिखा रहे हैं कि बच्चे और बच्चियां क्या बोल रही हैं, देखें आप लोग। जी। सर, एक हमारे एक साथी हैं, तो उन्होंने अपशब्द को लेके बात कही कि जैन की भाषा बहुत खराब है। उन्होंने ही नहीं की, बहुत लोगों ने कही भई, मेरे मेरे परिवार के लोगों ने, बड़े बूढ़ों ने ये बात की कि ये तो बहुत अश्लील भाषा है, अभद्र भाषा है। सिर्फ हमारे मित्र, उन्होंने ही नहीं कहा। हम दोनों के जो मित्र हैं जयपुर में, उन्होंने ही ये बात नहीं कही। हमारे बड़े बूढ़ों ने भी ये बात कही, लेकिन उनमें से कुछ ने ये बात भी कही कि ये चोट बहुत से इसमें दिल से आ रही है। तो हालांकि भाषा का प्रयोग असभ्य है, सुसंस्कृत तो कतई नहीं है, लेकिन ये आक्रोश की भाषा है। नहीं, ये जो शब्द थे सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा मेरी सोच है कि जैन जी के जो गढ़े हुए शब्द हैं, जैसे फोमो हो गया, अंक हो गया, वास्ते गुना हुइया एक शब्द चल रहा है, ये बिल्कुल भी अश्लील नहीं है। उन्होंने वो शब्द इस्तेमाल किए जो पहले की पीढ़ियों ने गढ़े हैं और छुपा के रखे थे। बिल्कुल, लेकिन कई ने बहुत अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया, चलें, लेकिन उससे आगे चलते हैं। हुआ जो हुआ, लेकिन ये इस किसी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ है। न जवाहरलाल नेहरू के साथ हुआ, न ये इंदिरा गांधी के साथ हुआ, इमरजेंसी तक में नहीं हुआ। 14 साल में इतनी गालियां दी गई हैं कि जैन जी ने ये मान लिया कि प्रधानमंत्री को गाली दी जा सकती है। इससे पहले ये वर्जना। देखिए, इस पे भी मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो एक चीज कहूंगा। मुझे एक अंग्रेज बहादुर बोले, और अंग्रेज बहादुर हिंदी बोलते हैं, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी। बोले कि देखिए, इन्होंने सोशल मीडिया पे सबको गाली दी, भाजपा के आईटी सेल ने, और राष्ट्रवादी लोग चढ़ बैठते थे, अच्छा तुम देशद्रोही हो, तुम ये हो। इन्होंने, लेकिन जब इन्होंने अपने नेताओं का लिहाज नहीं किया, तो जो हुआ, और जो इन्होंने सोशल मीडिया वॉरियर इन्होंने सब पे छोड़ दिए, लाल पट्टे के कुत्ते, तो उसने एक बहुत अच्छी बात कही। शेक्सपियर का एक वो है कि एक पंक्ति है, ही हैज बीन हॉइस्ट बाय हिज ओन पेटार्ड। ठीक है, मतलब अपने ही भाले पे इनको चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट के बाद। नहीं, मैं पॉइंट वाइज कह रहा हूं ना कि ये क्यों हुआ। पांचवा पॉइंट है कि एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस एट द टॉप था। अब नीट की बात करेंगे, ठीक है। अब नीट एनटीए की, ठीक है, नीट लीक हुआ, और अभिषेक सिंह जो आईएएस हैं, उन्होंने कह दिया कि भैया सब बड़ा एग्जाम चंगा हो गया, लिंक्डइन पोस्ट पे। फिर वो पोस्ट उन्होंने डिलीट की, बिल्कुल। सोचे, ठीक है। तो अब अभिषेक सिंह ने कभी कोई टेस्टिंग नहीं की। अब आप देखिए, एक छोटी सी चीज पूछूंगा, इंग्लैंड में कौन कराता है एग्जाम? आपने रिसर्च किया है, बताइए दर्शकों को। सर, ऑफक्वेल इंग्लैंड में एग्जाम कराता है, जिसके सीई और चीफ रेगुलेटर एजुकेशनिस्ट हैं, शिक्षाविद हैं, सर इयान बॉखम। अच्छा, जी, ठीक है। बॉखम साहब ने जीवन भर कहाँ काम किया है? सर, एजुकेशन सेक्टर में काम किया है पूरी लाइफ। ठीक है, और प्रिंसिपल भी रहे हैं स्कूल के। जी बिल्कुल सर, मेरे को तो आश्चर्य हुआ कि उनको कहाँ से पढ़े हैं, बताएं ना दर्शकों को। जी बिल्कुल, मैं पूरा ये विजुअल दिखा रहा हूँ इयान बॉखम का, और मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगा कि उनको शिक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए नाइट यानी कि योद्धा की उपाधि है। तो हमारे यहाँ तो योद्धा जो है, जो आईटी के योद्धा हैं, शिक्षा नहीं जानते, वो शिक्षा की नीतियां लिख रहे हैं। और वहाँ ये एक बहुत अच्छी जो चीज है कि सर इयान बॉखम जो है वो और ज्यादा कोई ऐसे उम्रदराज या ऐसे व्यक्ति नहीं है। और आप जो है वो डाउनिंग कॉलेज कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंगहम
इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन हीथ्रो कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन आपकी एजुकेशन रही है। दर्शक हमारे देख सकते हैं कि कौन है सर इयान बॉथम। तो तो मैं जी ये बस छोटी सी बात कहूंगा, इयान जी बॉथम ने पूरा जीवन शिक्षा में बिताया, तपस्या की। बिल्कुल अभिषेक सिंह कल तक टाइम मैगजीन के टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई थे, बिल्कुल। है ना? ये बिल्कुल अमिताभ बच्चन के बाप हैं। अभिषेक बच्चन है भाई, बाप नहीं है लड़के। अभिषेक बच्चन मान लो, स्टार हैं अभिषेक बाबू, हाँ, स्टार। ठीक। बिल्कुल सर। स्टार बाबू ने एआई समिट कराई थी, कितनी जी बढ़िया गई थी। उसमें केओस हुआ, लोगों के लैपटॉप चोरी हो गए, लोग घंटों पैदल चले, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट महाघटिया था। गलकोटिया यूनिवर्सिटी का कुत्ता ऐसा नाच रहा था, इतरा इतरा और के मतलब उसके वो गाना है ना, हुजूर इस कदर भी नहीं इतरा के चलिए, खुलेआम आंचल न लहरा के चलिए। वो जी ऐसा लहरा के चल रहा था। ये हमारे स्टूडेंट्स ने बनाया है। तो भैया, ऐसी यश प्रशस्ति कराने वाला अफसर, जो कि एआई समिट इतनी लाजवाब कराया, वो अब करा रहा है टेस्टिंग। तो जहां जहां पांव पड़े संतन के, वहां वहां बंटाधार। और जो पहले वो भी थे, जी एनटीए के हेड विनीत जोशी, वो मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बना के गए, मणिपुर जल गया। उसके बाद वो हाँ आए हायर एजुकेशन सेक्रेटरी, वो तबाह हो गया। वो सीबीएसई के हेड थे, तो पता चला जो है मिशेल बेनिनो ने जो लिख दिया थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट करप्शन पे, तो मिशेल बेनिनो जो कि भाजपा के समर्थक रहे, उनको भी वनवास दे दिया। जी बिल्कुल। फ्रांसीसी हैं जो भारतवासी बन गए। तो जी विनीत जोशी आईएएस, क्योंकि भैया आईएएस सब जानता है, हम और तुम उनके जो है चरण धो के पीने के लिए पैदा हुए हैं। हम्म, जो नागरिक है, उसका काम है आईएएस के जूते चाटना। विनीत जोशी जोशी के पहले जूते चाटो, फिर अभिषेक सिंह के जाके चाटो। क्योंकि जी अगर नहीं चाट रहे हो, तो तो अपना कर्म नहीं कर रहे हो। आधुनिक जातिवाद में अति ब्राह्मण जो है आईएएस, उसके जूते का चाटना तुम्हारा धार्मिक कर्तव्य है। तो ये लोग बैठे हुए थे। अच्छा, अब देखें, एनटीए तो गई भैंस पानी में। जो मतलब लीक पे लीक हो रहे हैं एनटीए में, तो बहुत दिक्कतें हैं, उस बाद में बात करेंगे। लेकिन अब बात करते हैं दिल्ली सरकार के हेड बने तरनजीत सिंह संधू। ओए बल्ले बल्ले ओए, ये तरनजीत संधू क्या है भैया? ये इंडियन फॉरेन सर्विस के अफसर हैं, सेंट स्टीवेंस कॉलेज के हैं भैया, सेंट स्टीवेंस कॉलेज के। बड़े घर के लड़के हैं इनके, मतलब परिवार मतलब तगड़ा है। रॉयल और ये, मामला है। अरे बिल्कुल, ये वॉशिंगटन में बड़ा रहे, डीसीएम रहे, डेप्यूटी चार्ज ऑफ मिशन। ये न्यूयॉर्क में भी रहे। जी ठीक है। और और ये बाबूजी चुनाव रिटायरमेंट के बाद अमृतसर से एमपी भी लड़े। ठीक है। और तीसरे नंबर पे चुनाव जनता ये है। जनता ने हाँ, इनको तीसरे नंबर के लिए चुना सर, जनता के सामने जब भी गए। और अफवाह तो ये है भाजपा के वर्कर्स में पंजाब में, कि जो उनको पैसा दिया था कैंपेन का, उसमें से भी चवन्नी मार गए। अब ये हो सकता है पूरी झूठ हो, पर लेकिन पर इनकी रेप्यूटेशन भाजपा के वर्कर्स में जो है जी बिल्कुल गटर में है। आपकी और इस बात को सर मैं कोट करूंगा, अफवाह वाली जो आपने ग्लेन कार्ड वाली बात अफवाह कही, है। अ, अफवाह झूठ हो सकती है लेकिन अफवाह हाँ, खबर भी तो है। बात ये है कि माना कि ये एक मान झूठ है। लेते हैं सब झूठ है। जी बिल्कुल। मान लेते हैं कि ये इन्होंने जो है मतलब एक चाय का पैसा इधर से उधर नहीं किया, लेकिन जनता ये मान के चलती है कि ये टिकिया चोर है। जहां जहां आगे वहां ठीक है। धुआं। जहाँ अब पता नहीं, हो सकता है सिर्फ धुआं-धुआं हो, आजकल तो स्मोक बॉम्ब भी होते हैं ना, तो आग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मेरे एक गोरे दोस्त हैं, बहुत बहुत मशहूर डिप्लोमैट हैं। जी वो इनको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। मैं ये नहीं बताऊँगा किस देश के हैं, क्या हैं, लेकिन हम्म, उन्होंने बोला कि मैं लिखा हुआ हूँ नोट्स, यहाँ मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ। जी उन्होंने तरनजीत संधू के लिए बोला, ही इज़ अ थर्ड रेट, नॉट अ सेकंड रेट डिप्लोमैट।
ओके। क्योंकि इनको इनको ऑब्सेशन था पब्लिसिटी से, मेरी पब्लिसिटी होगी, मैं ही मैं हूँ, मैं चाणक्य का बाप हूँ, मैं जो है इंडिया का बिल्कुल इमेज झंडा बिल्कुल लहराया हुआ हूँ। मैं मतलब ये अखबारों में कवरेज के लिए जैसे होता है ना कि कि कुत्ता हड्डी के पीछे भागता है, वैसे भागते रहते थे कि न्यूयॉर्क टाइम्स में मिल जाए कवरेज, वॉशिंगटन पोस्ट, मिला भी नहीं। जातो गवाया स्वादो ना पाया, वो है ना कहावत। जी। लेकिन छोटे-मोटे अखबारों में मिल गया बाबूजी को। अच्छा, इंटरव्यू देना भी नहीं चाहते थे, कहते थे भैया लिखित दे दो हमको सवाल, हम लिख के जवाब देंगे। नरेंद्र मोदी के चेले हैं, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, तो ये भी चाहते थे कि भाई कवरेज तो पूरा मिले लेकिन सवाल असली कोई ना पूछे। तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर तरनजीत सिंह जो है, संधू की औकात है कि भूखे भेड़िया की तरह पब्लिसिटी के लिए भागते थे। और इन्हीं के एक जूनियर ने बोला कि कोई दिमाग की बात करो तो उनकी आंखें नाचने लगती थी। इनको जी। सिर्फ इनको सिर्फ सेटिंग में दिलचस्पी थी, ये तिकड़मी गुरु थे। और इनके लिए किसी और ने कहा कि ये किस अप और किक डाउन साहब बहादुर थे, जी। कि अभी एम्बेसडर थे। इनको फॉरेन सेक्रेटरी नहीं बनाया गया, विनय जी। क्वात्रा बन गए थे। बन गए। तो यथार्थ ये है कि इन्होंने जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के पावर्स इन्वोक कर दिए, एनएसए। अब एनएसए क्या करता है, पुलिस को अलाउ करता है कि लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेंशन में ले लें बिना प्रोसीजरल गारंटी के, बाबूजी, बिना प्रोसीजरल गारंटी के। इंक्लूडिंग मतलब उनको ये भी अधिकार नहीं है ये बताया जाए कि भैया आपको बंद क्यों किया गया है, और आप कोर्ट के सामने जा भी नहीं सकते हैं, कहते हैं कि भैया मैं बंद हूं, जुडिशियल अथॉरिटी के सामने भी नहीं जा सकते। तो जो एनएसए लगा दिया इन्होंने, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल भी इसके बारे में बोलने लगा। जी। मतलब यहां तक कि मुझे कई डिप्लोमेट फोन करके पूछे, बोले कि यार तुम्हारा ये एम्बेसडर आ गया है क्या, ये एनएसए क्यों लगा रहा है, जी। भीड़ है, मतलब आप एनएसए क्यों लगा रहे हो। मणिपुर में भी एनएसए लगा था, बिल्कुल। ठीक है। खूब। तो यथार्थ ये है कि ये जो हैं, मतलब भाई बोरा गए। अच्छा, इन्होंने फिर पुराने अपने कारिंदे अनुराग कुमार, जो इनके दुशासन, ये वॉशिंगटन के थे दुर्योधन, अनुराग बाबू आईबी के हेड दुशासन, जैसे मैं क्या कहता हूँ, आईएएस होता है दुर्योधन और आईपीएस होता है दुशासन, जिसका काम है चीरहरण। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दुशासन अनुराग कुमार को बुलाए, बोले तो हाँ बड़े भैया, जनता का चीरहरण बिल्कुल मैं करूंगा। तो राइट। तो ये 17 साल को, 17 जुलाई को 20 साल के वनवास और अज्ञातवास के बाद आईबी में जो है फाइलें घिसते घिसते ये अचानक वर्दी पहन के टंच जेम्स बॉन्ड से ये बने सलमान खान। सलमान खान की कौन सी पिक्चर है जिसमें वो पुलिस वाला बनता है। सर, आप तो पुलिस में रहे हैं एज एन आईपीएस। हाँ जब कोई हाँ एसएचओ भी लंबे समय तक ऑफ फील्ड रहता है और उसको जैसे ही वापस वर्दी मिलती है तो वो दे एमवी एक्ट के चालान करता है कि मोहल्ले में पता चलना चाहिए कि वो वापस फील्ड में आ गए। तो इन्होंने अरे भाई लाठीचार्ज ही करवा दिया। वो चुलबुल पांडे दबंग पिक्चर है ना, ये आए बिल्कुल। चुलबुल पांडे की तरह अनुराग कुमार वर्दी पहन के, मतलब अब इनके डोले वाले नहीं है सलमान खान की तरह, लेकिन डोले होते तो वही टाइट वर्दी पहन के और गाना गवाते, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तो अपने अपने चुलबुल पांडे अनुराग कुमार, जेम्स बॉन्ड अनुराग कुमार 20 साल के बाद आ गए पुलिसिंग करने, क्राउड कंट्रोल करने। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो इनका राज्यभिषेक हुआ, अब आप नए वो हैं, अब आपके पास मुकुट है, आज का मुकुट वर्दी, आपके पास डंडा है, जो है घोड़ा है, गाड़ी है, बंगला है, बंदूक है, सब कुछ है, सब हाथ में है। और अगले ही दिन कोर्ट ऑर्डर इनको मिल गया। जी। और सोनम वांगचुक को इन्हीं के गण उठा के ले गए।
अच्छा, एक दिल्ली पुलिस के ही बंदे ने मुझसे कहा, वो आईपीएस नहीं है, बेचारा बड़ा जूनियर है, उसने मुझे कहा कि देखिए साहब, दिल्ली पुलिस में 90,000 लोग हैं मोटा मोटी, नोटोरियसली करप्ट है। मतलब दिल्ली पुलिस तो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कब्जा, हफ्ता वसूली, यही सब करती है, हैं? इसीलिए सब लोग दिल्ली पुलिस में रहना चाहते हैं, कमिश्नरेट सिस्टम भी है। तो बाकी जगह आईएएस राज करता है, यहाँ आईपीएस का ज्यादा दबदबा चलता है। तो बोला कि भाई दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस इनके हाथ दे दी गई। दिल्ली पुलिस वैसे ही जो है भरी पड़ी है कलाकारों से, ठीक। तो और उसने ये भी कहा, अब ये बात असत्य हो जो हो, बोला कि देखिए दिल्ली पुलिस में बहुत चोरी है, और सतीश गोलचा चोर थे पर चालाक थे, क्योंकि वो पुलिसिंग किए थे। अब ये बात भी असत्य हो सकता है सतीश गोलचा बड़े ईमानदार रहे हो, लेकिन ये एक तुच्छ दिल्ली पुलिस कर्मचारी का विचार है। उसने बोला कि देखिए साहब, वो चालाक थे, चोर थे पर चालाक थे, उन्होंने पुलिसिंग की थी। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक को मत उठाइए, भीड़ 1 लाख की हो गई है, ऑफिशियल फिगर 20,000 मीडिया में बोला जाता है 50,000 तक। उसका एस्टिमेट, इंटरनल एस्टिमेशन है कि भाई हो सकता है सर 1 लाख हो, आराम से 1 लाख हो। तो अब यथार्थ यह है कि बोला कि हमको तो दिख रहा था कि सर ये नहीं अब कंट्रोल में होगा, तो पहले अंडर एस्टिमेट किया और उसके बाद ओवर रिएक्ट किया। मैं रिपीट करूंगा, पहले अंडर एस्टिमेट, फिर ओवर रिएक्ट किया। तो उसके बाद क्या किया कि भाई इन्होंने बोला कि सोनम वांगचुक को उठा लो, सिपह सलार सोनम वांगचुक को उठा के ले गए। दिल्ली हाईकोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन हाईकोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहना, क्या बताएं। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर। सुप्रीम कोर्ट के सूर्यकांत शर्मा जी, जो कि बड़े दिग्गज हैं, बड़े अच्छे स्कूलों से पढ़े हैं, है ना, मतलब उनके बारे में बाद में टिप्पणी करेंगे, लेकिन बाबूजी वही तो कहे थे ना, बच्चों को कॉकरोच। तो अब यथार्थ ये है कि उसके बाद आ गया आक्रोश, जनता में आ गया जोश, और उमड़ उमड़ के जो है भीड़ निकल पड़ी। तो ये है थोड़ा बहुत, ये था मेरा मेरे ख्याल से 5वां पॉइंट था ये भाई जी। ठीक है, इनकॉम्पिटेंस एट द टॉप, एडमिनिस्ट्रेटिव इनकॉम्पिटेंस एट द टॉप, ठीक है। 6ठा पॉइंट बताता हूं। 6ठा पॉइंट था कि पुअर पॉलिटिकल जजमेंट। बिल्कुल। पुअर पॉलिटिकल जजमेंट क्या कि भाई पहले आप बढ़ने दीजिए, फिर आप एकदम चढ़ बैठिए, उसके बाद बयानबाजी, मतलब हिकारत की नजर से आप पेश आ रहे हैं, तो और उत्तेजित कर रहे हैं बच्चों को, ठीक। वो तो अभी भी चल रहा है। कंगना रनावत क्या बोली? कंगना बोली कि कहाँ से चले आते हैं ये, मतलब, और कितने कुरूप हैं, और न रूप है न भाषा भी अश्लील है, और ये तो मतलब होम मेकर भी नहीं बन सकते हैं। और फिर उनकी फोटो निकल आई कान में नाचते हुए, बिल्कुल बिल्कुल दिल खोल के, दिल फेंक के नाचते हुए। तो पता नहीं बगलें झांक रही होंगी या चूहे के बिल में घुस रही होंगी, या हो सकता है बेशर्म। लेकिन इसी तरह की बेशर्मी की बातें कि मतलब आप, एक तो सबसे बड़ी चीज की, एक आप तो गलती कर रहे हो, एग्जाम लीक हो रहे हैं, लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, और ऊपर से आप उनको गरियाए जा रहे हो, और लोगों को लग रहा है कि आप तो बिल्कुल मदमस्त हाथी की तरह बौरा गए हो सत्ता पाके। तो पुअर पॉलिटिकल जजमेंट। और मजे की बात यह है कि बहुत ध्यान दें, 2014 में एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ था अन्ना हजारे का, उसी कारणवश उठ के आए अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी। न खाऊंगा न खाने दूंगा, नरेंद्र मोदी ने कहा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। जी। जन लोकपाल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये कहा जी। कि सब कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। तेरा अपना तो खून ही आखिर तुझको आग लगाएगा, उसी गाने में। तो इन्होंने बार बार बोले। और राजनाथ सिंह
ठाकुर राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के, वो क्या बोल बैठे, पता नहीं क्या बौरा गए हैं क्या। बहुत पहले बोला। इसमें जो है इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। ये वो ये के टाइम यूपीए की सरकार नहीं, एनडीए की सरकार है। नए नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। तो बोला ये क्या बात है, जनता हो रही है नाराज, उबल रही है। तो पॉलिटिकल जजमेंट, क्योंकि इतने दिन ये महल में रह गए हैं, 5 दफे कपड़ा बदलते हैं नरेंद्र मोदी, लुई विटॉन के डिजाइनर स्टफ पहनते हैं, चश्मे देखिए बाबूजी के, उनका दाम कितना है, कपड़ों के दाम देखिए। इनको अब जो है धरातल पे न धूल फाक रहे हैं ये, और न अब ये आम आदमी से मिल रहे हैं। ये आईएएस, आईएफएस और आईपीएस की मंडली में मंडरा रहे हैं। तो इनका फीडबैक लूप कुछ नहीं है, एको चेंबर में है और मिस जजमेंट हो रहे हैं। और मिस जजमेंट से बात आई, आखिरी बात, 7वां कारण, जो कि सबसे अहम कारण है, इसीलिए मैं सबसे बाद इस पे आया। लोग परेशान हैं इस सरकार से, जनता परेशान है इस सरकार से। हमने बात की पहले डीमोनेटाइजेशन से, स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस का सर्वनाश हो गया। बुलंदशहर में अगर आप पीतल की फैक्ट्री चलाते हैं, कोई भी फैक्ट्री चलाते हैं, तो फिर राम बचाए आपको, ठीक है। जीएसटी मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में आया, उससे और जो है एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आदमी वैसे ही जो है उसको जो है किडनी फेलियर हो गया था, फिर हार्ट अटैक भी हो गया। उसके बाद आपने किया टैक्स टेररिज्म, जिसको कहता हूं वेजिटेरियन स्टालिनिज्म, क्रोनी कैपिटलिज्म, जो कि कहते हैं कई लोग कहते हैं आज के दिन क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। अब मुथु कृष्णन धंधेपानी ने एक बहुत गजब चीज ट्वीट की। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास अब 12 बिजनेस फैमिली हैं जिसके पास 1 लाख करोड़ है, और ये 361 और क्रिसिल इंटेलिजेंस ने निकाला है। कौन सी फैमिली है? अदानी एंटरप्राइजेस, अंबानी रिलायंस, मित्तल भारती, दिलीप शांघवी सन फार्मा, मिस्त्री शाहपुरजी पालोनजी, शिवनादर HCL, जिंदल JSW, दमानी डी मार्ट, बिरला आदित्य बिरला ग्रुप, अग्रवाल वेदांत, प्रेमजी विप्रो, मेहता टॉरेंट। ठीक भाई, 12 लोग तो बिल्कुल इनका मान लें, और माने इनमें से कई लोग बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। मैं ये नहीं कह रहा अभी कि ये इनके ऊपर आक्षेप नहीं उठा रहा, मैं कह रहा हूं अच्छा है, बिजनेस करें और अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं इंडिया में और बिजनेस हो, लेकिन 12 ना हो, 12,000 हो, 12,000 ना हो, 12 लाख बिजनेस हो। वो खत्म कर दिया इन्होंने, तो रोजगार चला गया पूरा, रोजगार है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद आजकल क्या हुआ, E20 आया। E20 की वजह से क्या हुआ, कितने हमारे पुराने विद्यार्थी रो रहे हैं जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, बोलते हैं सर कि जो है करोड़ों का हाल खराब है सर। बोला देखिए, हम महंगा पेट्रोल लेने को तैयार हैं, ये जो E20 कर दिया है कि 20% इथेनॉल रहेगा, बोले इससे हमारी माइलेज कम हो गई है, इससे हमारा इंजन ठप हो गया है। सर जाएं तो जाएं कहां, कितने एग्जाम लीक हुए भाई, 152 हुए हैं पिछले 10 साल में, जिसमें 7.5 करोड़ जो हैं लोगों को दुख हुआ है, को नुकसान हुआ है, को पीड़ा हुई है। 0 कन्विक्शन हुए हैं भाई, 0। आपके पास सीबीआई है, सब कुछ है, कर क्या रहे हैं आप, नौटंकी, ठीक है। और उसके ऊपर से चीफ जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जैसे लोग 15 मई को एक्टिविस्ट और अनएम्प्लॉयड यूथ को कॉकरोचेस बोलते हैं, और 78 घंटे बाद, 78 आवर्स बाद, कॉकरोच जनता पार्टी शुरू हो जाती है इंस्टाग्राम पे। तो 2024 की मैं बात करूंगा, मैं लखनऊ गया था जी। तो एक एमएलए बैठे मेरे साथ, कि मैं काफियों को जानता हूं, एक जमाने में मैं भी जो है सोचता था कि शायद मैं राजनीति में जाऊं, बड़े मित्र हैं राजनीति में। तो एक एमएलए बाबू बैठे और उन्होंने एक बात कही,
ये बात कई लोगों ने कही है, सिर्फ उन्होंने नहीं। उन्होंने कहा कभी न कभी बांध टूटेगा। जी। दोबारा बोलूंगा, उन्होंने कहा अतुल जी कभी न कभी बांध टूटेगा। भाई मेरे प्रदीप बिदावत, बांध वो टूट गया। बिल्कुल। ये वो है एक मूवी आई थी लिनार्डस और वार ऑफ थर्मोपली पे, बैटल ऑफ थर्मोपली पे, हाँ, आपने देखी? वो बड़ी फेमस मूवी है 300। नहीं देखी भाई, लेकिन सुना है उसके बारे में। उसमें वो खुदाबंद शहंशाह होता है, वो कहता है ये ईश्वर द्वारा रचे हुए हैं। तो हाँ, वो जो लियोनार्डस उसके एक कट लगा देता है भाले से मार के, हाँ। तो दुनिया को समझ में आ जाता है कि ये खुदाबंद नहीं, और फिर साम्राज्य ढह जाता है फारस का। अब वो पता नहीं कितना कट लग गया। ऐतिहासिक है, कथा कहानी है, हाँ, लेकिन हाँ, तो जी। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई लोगों को लगा कि भाई कल्चर ऑफ इम्प्यूनिटी है। मतलब कि इम्प्यूनिटी का मतलब ये है कि मैं जो चाहूं करूं, मैं छूट है। निरंकुश हाथी हूं, मैं रौंद डालूंगा सबको, कोई फीडबैक लूप है ही नहीं, आप बात ही नहीं कर सकते हैं। मेरे एक मित्र मरे, ठीक, कश्मीर में थे, वो होटल शोटल चलाते थे, कश्मीरी ब्राह्मण थे बाबूजी, राजनाथ सिंह को बड़ी अच्छी तरह जानते थे, ठीक, और उन पे बड़े अटैक वगैरह हुए थे टेररिस्ट के, वो गए नहीं छोड़ के, टिके रहे। जी। उन्होंने फुटबॉल क्लब भी चलाया। उन्होंने एक बात कही थी मरने के पहले कि सर, उन्होंने यही बोला था कि कश्मीर का गवर्नर बात ही नहीं करता है किसी से, सर आईएएस आईपीएस बहादुरों से घिरा है। बोला सर हम बात किससे कहें? तो वही जो बात है ना, फीडबैक लूप नहीं है, बात किससे कहें? लोग किलस किलस के, भाजपा के लोग, बाकी ऑपोजिशन गई तेल लेने, भाजपा के लोग ये सोच रहे हैं बात किससे कहें। तो रावण का अहंकार, वही मैं रावण की बात दोबारा कर रहा हूं, कई लोगों ने कहा मुझसे, उत्तर प्रदेश में कहा, कई लोगों ने कहा जो कि मंदिरों में काम करते हैं, पुजारी हैं, कि साहब हमने रावण के अहंकार की बात सुनी थी, आज रावण का अहंकार हम प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं। हाँ प्रदीप जी। बोलेंगे। मतलब मैं एक क्लिप दिखाना चाहूंगा दर्शकों को, जैसा आपने कहा ना बीजेपी के लोग, तो बीजेपी की सांसद अपराजिता सारंगी की बेटी का पोस्ट देखिए आप, जो खुद उड़ीसा से ही हैं, और उन्होंने पोस्ट डाला है कि भाई मैं अपराजिता ये पोस्ट डिलीट। सारंगी भी आईएएस हैं, ये हाँ, देखें, वो आई सिर्फ थी, आईएएस भर और दिए इन्होंने हर जगह। उनकी बेटी अर्चिता ने जो लिखा है कि पोस्ट डिलीट नहीं करूंगी, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जो पोस्ट थी। तो आप ये देखिए कि ये जो दबाव वाला जो क्षेत्र है, लेकिन नई पीढ़ी जो है वो बराबर आईना दिखा रही है। जी। कि नई पीढ़ी का भविष्य ही नहीं है ना, उनको जी। लगता है सिस्टम ही रिग्ड है, सिस्टम ढह चुका है। उनको अब जी। जो है फेथ जो है भाजपा से ही नहीं, उनको फेथ सिस्टम से उठ गया, इंडियन रिपब्लिक से उठ गया है। एक बहुत अहम बात करेंगे, अमरीकियों ने बार बार पूछा कि भाई ये कॉकरोच नाम क्यों है? पॉलिटिकल सैटायर मूवमेंट है। पहले क्या था, लोग क्या बनना चाहते थे? लोग कहते थे कि हम सैनिक बनेंगे। हमारे पिताजी जो है जा सकते थे विदेश, नहीं गए, फौज में आए, 71 की लड़ाई में उन्होंने 72 घंटे सर्जरी की, 254, मुझे जहां तक याद है 254 पेशेंट्स को नॉन स्टॉप उन्होंने ट्रीट किया, मतलब एक के बाद एक 254 ऑपरेशंस किए, 72 घंटे लगातार। तो लोगों ने कहा कि यहाँ फौज में है, या हम डॉक्टर बनेंगे, या इंजीनियर बनेंगे, या स्पेस में के निर्माता बनेंगे, या मिसाइल बनाएंगे देश के लिए, है ना? तो उस समय एक जुनून था आजादी के बाद लोगों में। मेरे पिताजी की पैदाइश तो 1943 की है ना, आजादी के पहले की है। तो अब क्या है कि अब लोग कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी, हम सब कॉकरोच हैं, सैटायर है। इनका कोई एजेंडा नहीं है ज्यादा, ये बहुत पॉजिटिव फोर्स नहीं है। आक्रोश अवश्य है, जोश बहुत है, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रहा कि एनटीए का रिफॉर्म कैसे करेंगे। ये कोई बात नहीं कर रहा कि अंत में लीक क्यों होता है। लीक इसलिए होता है भाई कि एनटीए पार्लियामेंट
ने इनको राइट दिया हुआ है 39 लोगों को हायर करने का, ठीक है भाई। और यथार्थ ये है भाई कि इन्होंने हायर ही किया है 24 को। और कोचिंग और हो सकता है गलत, राज्यसभा से क्वेश्चन मैं निकाला, और बहुत बड़ी चीज ये है, 48 होंगे कॉन्ट्रैक्टर होंगे, बहुत बड़ी चीज ये है कि कोचिंग इंडस्ट्री करोड़ों की है। तो अगर आप कोचिंग में काम करते हो, ठीक है, तो आपके लिए लीक करवाना तो बड़ा आसान है, कोई भी लीक कर देगा चेन में। तो आप कोचिंग इंडस्ट्री करोड़ों कमा रही है, क्या कर रही है, वो गेम करा रही है एग्जाम। कोचिंग में लड़का आता है कोटा राजस्थान ही जाता है, उसकी डेमी अटेंडेंस लगती है, झूठी अटेंडेंस लगती है स्कूल में। कानून कहता है स्कूल में 75% अटेंडेंस हो, और जितनी भी हो, वो तो जाता ही नहीं है स्कूल, वो तो कोचिंग में पढ़ रहा है। तो आप बच्चे को झूठ की आदत बचपन से दिला रहे हो, सिस्टम गेम करने की दिला रहे हो। मेरे पिताजी कहते हैं बार बार, ये कोचिंग इंडस्ट्री बैन करो। ये क्या है कि ये सब गुरु बने, कोचिंग करेंगे सर अलग से, हाँ, वो अलग से करेंगे। विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग जो कि कर क्या रहे हैं, मतलब 4 लोग आईएएस बनेंगे देश में, 3% लोगों को सीट मिलती है नीट के एग्जाम के बाद, 3%, ठीक है। 20 लाख लोगों ने ली परीक्षा, उसके बाद 3% मात्र उनको भी सीट मिलेगी मेडिकल कॉलेज में। आईएएस में और कम है, आईएएस के एग्जाम में। आईएएस तो कोई नहीं बनेगा, ज्यादातर लोग अलाइड सर्विसेज में रहेंगे, दुखी रहेंगे जीवन भर। विकास दिव्य कीर्ति जैसे कोचिंग चलाने वाले सबको जो है झूठे वादे जो है बेच के, सपनों के सौदागर, और फिर ज्ञान पाद रहे हैं यूट्यूब पे, यूट्यूब से भी पैसा कमा रहे हैं। ये सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। और आप क्या कर रहे हैं, लोगों को एंट्रेंस एग्जाम पास कराने की या एक गवर्नमेंट नौकरी लेने की इंडस्ट्री चला रहे हैं, उसमें लोग सालों न्योछावर कर दे रहे हैं। प्रोडक्टिविटी कुछ है ही नहीं। वो यूथ अगर वो किसी इंडस्ट्री में काम करे, प्लम्बर भी बन जाए तो जीडीपी बढ़ जाए, लेकिन वो बैठा हुआ है, माँ बाप की सेविंग्स उड़ा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं मिस एलोकेशन टैलेंट इंडिया का मिस एलोकेशन ऑफ कैपिटल से भी ज्यादा है। कितने लोग कह चुके हैं कि एजुकेशन सिस्टम सड़ चुका है। ये मकरंद परांजपे हैं, बहुत फेमस प्रोफेसर हैं, भाजपा के हैं, आरएसएस के हैं, लेफ्टिस्ट की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा एजुकेशन सिस्टम सड़ चुका है, उन्होंने लेख लिखे हैं। रिजर्वेशन उन्होंने कहा नहीं काम कर रहा है, एंट्रेंस एग्जाम काम नहीं कर रहा है। आप जो है इंजीनियरिंग डिग्री करने के बाद भी आप, बहुत से लोग पियोन की नौकरी के लिए, चपरासी की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो एक तो घटिया मतलब एजुकेशन है, उसके बाद नौकरी भी नहीं है, मतलब पूरा मिस एलोकेशन ऑफ टैलेंट है। और सबके बच्चे देखें, धर्मेंद्र प्रधान की खुद की लड़की फ्लेचर स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में, लिंक देख लें लोग, फेसबुक पे फोटो है जो है उनके, उस पे टिप्पणी हुई। भाई सबके बच्चे, पीयूष गोयल का बच्चा किधर है? जी बिल्कुल सर, ठीक, उसका बच्चा किधर है भाई? अपने पिजन चेस्टेड मिजेट का, कबूतर की छाती वाला बौना, जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकड़, ध्रुव जयशंकर इधर है। किसी का स्किन इन द गेम नहीं है। अभिषेक सिंह का बच्चा है, विनेश जोशी का बच्चा थोड़ी नीट लिखेगा। ये तो छोटे लोगों के लिए है, 2 टियर। तो सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। और जो इस वजह से जो खुमार है, जो बांध है, वो टूट चुका है। और ये दिल्ली में हुआ है मूवमेंट, कलकत्ता में हुआ है, पटना में हुआ है, मुंबई में हुआ है, नासिक में हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। और बहुत से बच्चों ने मुझे बोला है कि सर देखिए, हमारी तो आस्था ही नहीं है, हमारी आस्था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में नहीं है। उनके भी बारे में पूरी अफवाह है कि ये तो भाई एक तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लिखना नहीं जानते ठीक से। इनके जजमेंट ही उठा के देख लें, गुलाबी अंग्रेजी जलेबी लॉजिक में लिखते हैं ये सूर्यकांत शर्मा जी, हरियाणा के। भैया किसी को फेथ नहीं है लेफ्टिनेंट गवर्नर में। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तरनजीत सिंह संधू। किसी को फेथ नहीं है अनुराग कुमार में, किसी को फेथ नहीं है अभिषेक सिंह में,
किसी को फेथ नहीं है विनीत जोशी में, इन्होंने हटा तो दिया ना उसको, एजुकेशन सेक्रेटरी नहीं रखा है, अब भेज दिया है पंचायती राज में। बिल्कुल। अब वो पंचायती राज भी गुड़ गोबर करेगा। मणिपुर बर्बाद जलाने के बाद, एजुकेशन बर्बाद करने के बाद रहा सहा पंचायती राज भी वो जो है नाली में विसर्जित करेगा विनीत जोशी। भाई उसमें किसी को फेथ नहीं है। हर जगह आप ब्यूरोक्रेट बैठाए हुए हो, डोमेन एक्सपर्टीज की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और ब्यूरोक्रेट भी ऐसा, जो कि एक आईएएस अफसर ने मुझसे कहा, बोला कि टॉप पे बैठाया किसको है, पहला जो कंप्लायंट हो, दूसरा जो कंपैटिबल हो, तीसरा जो कॉम्प्रोमाइज्ड हो, और चौथा जो करप्ट हो, क्योंकि वो बात सुनेगा, कठपुतली की तरह नाचेगा। तो आपको अफसर भी चाहिए जो चाटू और फट्टू है। तो सिस्टम सड़ चुका है। और जैसे इंदिरा गांधी ने चलाई थी इमरजेंसी 1975 से 1977, मोदी ने भी चलाई है एक इमरजेंसी, सॉफ्ट इमरजेंसी, इनकम टैक्स का खौफ दिखा के, सीबीआई का खौफ दिखा के, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का खौफ दिखा के। और जनता जनार्दन महंगाई से मरी जा रही है, टैक्स के दबाव से अर्बन हिंदू मिडिल क्लास की कमर टूट चुकी है, क्योंकि 81 करोड़ लोगों को तो मुफ्त राशन मिल रहा है। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है, टैक्स कौन दे रहा है? तो ये बात लोग समझें, बड़ी अहम बात समझें कि ये जो बगावत है ये अर्बन हिंदू मिडिल क्लास की है ज्यादातर, इसमें सब जुड़ रहे हैं, लेकिन ये एक अर्बन यूथ रिबेलियन है। इसका अर्थ ये है कि भाजपा का जो हिंदू पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है, हिंदुत्व की कहानी है, वो अब खत्म, वो खलास। अब ये सत्ता में 2029 में लौट के नहीं आएंगे, उसके पहले भी हो सकता है गिर जाएं। अब आएगी विपक्ष की कोalition सरकार, साझे की सरकार। तो ये क्यों हुआ? ये हुआ इसलिए कि लोग परेशान हो चुके थे, असंतोष बढ़ चुका था, बांध टूट चुके हैं, तो कभी न कभी टूटना ही था। जी बिल्कुल। तो अतुल सर बहुत अच्छा लगा, काफी डिटेल्ड आपने बताया कि जिम्मेदार कौन है और जिम्मेदारों की जिम्मेदारी क्या है। तो विषय बड़ा गजब का है, और चूंकि मैं काफी दिनों पहले अतुल सर को कहा, सर बोले कि बड़ी तैयारी के साथ बात करेंगे और प्रभावी कम बात से कम 50-100 लोगों से बात की भाई प्रदीप, बहुत हाँ, पढ़ा, बहुत लिखा, बहुत सोशल मीडिया देखा, 50-100 लोगों से बात करने के बाद मैं बात कर रहा हूं। तो हालांकि मैं बैठा हूं वॉशिंगटन में, एक तरह से मैंने भी अपनी इंक्वायरी की, जी, और मैं सुझाव दूंगा कि लोग अच्छा लगा। मैं चाहता हूं सर इस पे एक इंक्वायरी और कर वीडियो लें। एक क्या दो करेंगे भाई, बिल्कुल करेंगे। हाँ बिल्कुल, कि इंस्टीट्यूशन जो है एनटीए आपने बनाया, इंस्टीट्यूशन कैसे कोलैप्स कर गए इस सिस्टम में, नए सिस्टम, नए भारत में। कई लोग बोले कि जो 47 का कैलेंडर था वही 2014 में कैलेंडर था, तो भारत अब आजाद हुआ है, कई लोगों ने ये कहा। तो इस नई आजादी में किस तरह से संस्थाएं टूटी, जिनका काम इस देश के लोकतंत्र को सपोर्ट करना था, बचाना था, उस पर एक वीडियो करेंगे सर। तो आप लोगों ने इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी पाई। कौन सी बात अच्छी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और फेयर ऑब्जर्वर हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो में। नमस्कार प्रदीप, बड़ा आनंद आया।